शुरू करते हैं हम लोग इजोटेरिया का वॉल्यूम 3 जो बिहार दरोगा के लिए आया है। इसका सेट 1 और सेट 2 हम लोगों ने देख चुका था। तो चलिए आज से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? थोड़ा और जूम कर, किस क्षेत्र से था? तो इसका क्षेत्र अभिनय से था। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये 2 को दिया गया। अच्छा, इसमें से 2 किसको किसको दिया गया है? तो ये सोनापुर प्लस पुरी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी किया गया है? तो ये समुद्रयान मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी किया गया है। अच्छा, इसमें है कौन कौन? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन का पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, तो हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियोम स्पेस और स्पेस एक्स के साझेदारी थी, तो हाँ ये सभी के थे, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा, 4 लोग जो थे इनमें से कौन कौन था? तो ये इंडिया का जो था, इंडिया का शुभांशु शुक्ला थे और एक थे यूएसए के, ये पैगी थे। और कौन थे? पैगी सलाबोज थे, एक थे टिबोर थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये बनाने का निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के कौन सा गाँव? अमरावती। आंध्र प्रदेश का अमरावती। क्वेश्चन नंबर 6 है अमरल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अमरल वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। अच्छा, पूछेगा कि भारत का, ये करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ है? कौन बनाया गया है? तो ये भी अमरल को ही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 8 है टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये भारत ने बनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 150वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, ये पूछेगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ईआरएम से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो इनमें से दरभंगा लाभान्वित हो रहा है, मधुबनी भी, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी ए और प्लस बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर पूछेगा कौन है? तो पहला स्थान पर चाइना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में ये मुंबई का एक ब्रिज था, मुंबई का एक ओवर ब्रिज है, उसी का नाम चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ये साउथ अफ्रीका ने जीता। अच्छा, हारा कौन है? तो हारा है ऑस्ट्रेलिया, मतलब उप विजेता रहा। क्वेश्चन नंबर 14 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये ब्राज़ील में किया गया, ये 2025 में हुआ है। अच्छा, पूछेगा कि 16वां कहाँ हुआ है? तो 16वां कजान में हुआ था, कजान रूस में हुआ था, ये रूस में है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया? तो मिडनाइट हैमर का संबंध हो जाएगा ये अमेरिका से। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया था, ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष ये अनंत गोयनका है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है एरिक एडम्स। ये उनके सम्मान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कमुदिनी लिखिया किस नृत्य से संबंधित है? कमुदिनी लिखिया ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से। अच्छा, इनको 2025 का पद्म विभूषण भी दिया गया। वही पद्म विभूषण जो बिहार का पद्म विभूषण किसको मिला है? तो ये शारदा सिन्हा को मिला है। बिहार की एकमात्र औरत जिनको पद्म विभूषण मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, मित्र विभूषण नेपाल के द्वारा दिया जाता है। तो नहीं, नेपाल के द्वारा नहीं, ये श्रीलंका के द्वारा दिया जाता है, यही गलत हो जाएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील के द्वारा दिया जाता है, तो ये सही है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल ये रूस के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसके मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी जी। अच्छा, पेमा खांडू बोलेगा तो ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। प्रेम सिंह तवांग बोलेगा तो ये सिक्किम के हैं, सिक्किम के ये सब वर्तमान है। चंद्रबाबू नायडू बोलेगा तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका नहीं है, तो इसका कारण क्या है? तो इसे स्थानीय ज़रूरत के अनुसार अपनाना होता है, तो ये सही है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, ये भी सही है। किसानों को डर लगता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल न हो जाए, तो ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, मतलब क्यों किया जाता है? तो ये करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, तो यही सही है। इसमें करदाता जो होता है उसका सरकार से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से क्या एक है? मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें से किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य होना, ये प्रतियोगिता का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? तो ये सिंडिकेटवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ क्या होता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ क्या होता है? तो इसमें किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश की कारण होती है, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये ऑक्सीकरण के कारण होती है। अच्छा, पूछेगा कि जंग लगने से बचाने के लिए क्या होता है? तो जस्तीकरण का प्रयोग जंग लगने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से एक क्या समानता है? एक समानता क्या है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति, तो नहीं। अवायवीय श्वसन की उपस्थिति, हाँ, तो ये अवायवीय श्वसन करते हैं दोनों के दोनों। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी है, कशाभिका की उपस्थिति, तो ये दोनों में नहीं होता है, ये दोनों में नहीं होता है कशाभिका। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण मतलब रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। तो भोजन को देखकर लार का श्वसन होना, यह रिफ्लेक्स एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम में इस्पात अधिक प्रत्याशा होता है, तो हाँ, ये सही है। इस्पात का यंग गुणांक सबसे कम होता है, नहीं। इस्पात की प्रत्यक्षता सभी धातु की तुलना में सबसे कम होती है, तो नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है, समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना से अधिक वृद्धि होती है, तो नहीं, इसमें अधिक नहीं होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 में है, एल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है, तो नहीं, कम नहीं, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इस गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, हाँ, तो ये सही है।
जबकि अन्य द्रव से ये ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, मतलब किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब क्या होता है, तो जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है तो इसको दोलन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके बेगों के बढ़ते क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसमें से सबसे कम हो जाएगा अल्फा का, सबसे कम अल्फा का हो जाएगा, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बढ़ते जा रहा है तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उनमें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? इसमें से आरबीसी के बारे में बोल रहा है कि अगर इनमें से आरबीसी को पृथक किया जाता है तो क्या होगा, तो इसमें से आरबीसी के व्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है, तो यही सही है। ऑप्शन नंबर बी है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, नहीं, अनुपस्थित नहीं होती, उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये गोल्जी काय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन की कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, अगर बोलेगा कि जीन की आनुवांशिक विचारधारा किसने दिया था, आनुवांशिक विचारधारा दिया किसने था, तो ये वेंजर ने दिया था। अच्छा, अगर ये पूछेगा कि उत्परिवर्तन की इकाई किसको कहते हैं, तो ये म्यूटॉन को कहते हैं। अगर पूछेगा कि गुणसूत्र का आनुवांशिक पदार्थ किसने कहा जाता है, तो ये जीनोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? अच्छा, बुक में जो आपको दिखता है वो उल्टा होता है, मतलब अकार्बनिक पहले होता है फिर कार्बनिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19:81। अच्छा, जीवन का भौतिक आधार जो जीव द्रव है, इसको जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव, यह किसने बोला था? तो ये हेक्सले ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 39 है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये तांबा की कमी के कारण होता है। अच्छा, पूछेगा कि मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग पूछेगा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ता के कारण होता है। अच्छा, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? तो बोरॉन में होता है। शायद चुकंदर में भी कोई रोग होता है, वो बोरॉन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारी जल में पाए जाते हैं? तो किस संघ के? तो ऑप्शन नंबर 1 है संघ प्रोटोजोआ, नहीं, संघ पोरिफेरा, हाँ, संघ पोरिफेरा में सभी जंतु जो हैं खारे जल में पाए जाते हैं। ये जो होता है ये बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, संघ पोरिफेरा का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज, साइकस, ये संघ पोरिफेरा का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो ये एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो ये जिबरेलिन्स के कारण किया जाता है। ये कवक से निकाला जाता है, इसका निर्माण
कवक से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो ये जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में प्रकाश से सबसे अधिक तथा बैगनी रंग में प्रकाश में सबसे कम होती है। तो ये जरूरी, हाँ सॉरी, ये होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही तभी ये श्वसन कर सकता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो हाँ, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों में के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो ये अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था। तो हाँ, देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। तो जरूरी नहीं है, पैसा के रूप में भी देना पड़ता। ऑप्शन नंबर 3 है आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जेम्स विलियम जोन्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्होंने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया था। तो नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं किया था, ये सर्वोच्च न्यायालय में है, ये नहीं किया था। ठीक है, भाषाविद का किए थे पर ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। तो हाँ, सही थे। उन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो सही है, उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो हाँ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। तो ये सभा के द्वारा भी किया जाता था, विधव के द्वारा भी किया जाता था, समिति के द्वारा भी किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अच्छा, इनकी दूसरी राजधानी भी थी। इनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो ये उज्जैन को बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए बोला। ऑप्शन नंबर 1 है स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि अवशेष रखे जाते थे। तो ये सही बात है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। सही है। ऑप्शन नंबर सी है अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बनता था। तो सही है। ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए जाते थे। नहीं, दूर नहीं बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 51 है गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही है। उन्होंने सजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। तो सही है। उन्होंने फारसी त्यौहार नौरोज शुरू किया। तो ये भी सही है। तो इसमें से कोई नहीं असत्य है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। ये दिल्ली सल्तनत का बात हो रहा है कि इसमें कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो ये खराज करते थे। इसका 50% होता था। अच्छा, लूट के धन को क्या कहते थे। तो ये खुम्स होता था। मुस्लिम से धार्मिक कर लिया जाता था। तो ये जकात होता था। मुस्लिम से धार्मिक कर लिया जाता था, वो जकात होता था। अच्छा, उस्र बोलेगा ये क्या होता था। तो ये बंजर भूमि होता था। बंजर भूमि होता था।
क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो ये डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 हो जाएगा। ये सबसे पहले 1848 में सतारा को लिए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले हैदराबाद हुआ था। हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था। मैसूर 1799 में स्वीकार किया था। पेशवा पेशवा ये 1802 में, और ये सबसे लास्ट था, तो यही क्रम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? मतलब इसको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 1 में है सन्यासी विद्रोह। ये कब हुआ था? तो ये 1763 में हुआ था शुरू। नील विद्रोह ये 1859-60 में हुआ था शुरू। ये पवना विद्रोह 1873 से 76 तक चला था। अच्छा, पवना विद्रोह किए कौन थे? तो ये केशव चंद और एक और नाम था, पर केशव चंद किए थे। अच्छा, सन्यासी विद्रोह कौन किए थे? तो सन्यासी विद्रोह देवी चौधुरानी और मंजूषा, और भी नाम है, पर ये 2 इंपॉर्टेंट है, किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैजिक लालटेन जो लेक्चर है, तमिलनाडु में जनता के बीच में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था जॉर्ज अरुंडेल को। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट थी कहाँ की? तो ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 58 है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये किया गया था कब? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान की तीसरी बैठक में संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का बैठक हुआ कब था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें से 9 दिसंबर को सचिव कौन बने थे? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये धन विधेयक बस लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस उल्लेख में किया गया है? यहाँ पे संचित निधि का बात है, आकस्मिक निधि का बात नहीं है। तो संचित निधि 266 में हो जाएगा। आकस्मिक निधि की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 267 में है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में JVBT का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत में JVBT का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ये डाक संशोधन था, ये डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में, उसी पे इन्होंने JVBT का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाई गई है? तो ये अमेरिका से लाई गई है। अच्छा, बोलेगा कि संविधान ही सर्वोच्च है, तो ये कहाँ से लाया गया? तो ये भी अमेरिका से ही लाया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ये तीसरी अनुसूची में। वेतन भत्ता बोलेगा, वेतन भत्ता या पेंशन, तो ये दूसरी अनुसूची में। और राज्यसभा का सीट बोलेगा, तो ये राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किस सूची में? तो ये चौथी में। अच्छा, SC ST का प्रशासनिक आधार होगा, ये किस में है? तो ये 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये एडवर्ड लुटियंस थे, ये ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? अधिक लोकसभा सीट मतलब ज़्यादा लोकसभा सीट। अच्छा, इसमें से यूपी है, तो यूपी 80 हो जाएगा, बिहार 40 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल 42 हो जाएगा, महाराष्ट्र 48 हो जाएगा, फिर से बिहार, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यूपी 80 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल 42 हो जाएगा, महाराष्ट्र 48 हो जाएगा, बिहार 40 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। यूपी 80, महाराष्ट्र 48,
पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। तो इसमें आरोही क्रम मतलब ये बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, नीचे से ऊपर। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां है। और 8वां स्थान पे कौन सा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का स्थान 7वां है। और 8वां कौन है, तो ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना किस महादेश का हिस्सा है, तो ये साउथ यूएसए का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, इसमें अर्जेंटीना हो जाएगा 8 नंबर पे, फिर ये 7 पे हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से खनन है और खनिज है। तो खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तलचर, तलचर किस चीज़ के प्रसिद्ध है, ये उड़ीसा में है। तलचर किस चीज़ के प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए। कुदरे में खुला है इसके लिए। तो इसमें से हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये लेह लद्दाख में होती है, यहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। तो अराल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है। तो इसमें से बोलीविया नहीं गुजरती है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ यूएसए का दो देश है जो स्थल रुद्ध है। तो वो यही दोनों देश हैं, ये दोनों स्थल रुद्ध देश है। अगर पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे स्थल रुद्ध देश है या नहीं, तो ये है। अच्छा, पूछेगा कि किस देश से विषुवत रेखा प्लस मकर रेखा दोनों गुजरता है। किस देश से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है, तो ये ब्राज़ील से हो जाएगा, ये ब्राज़ील से हो जाएगा। ठीक है। और साउथ यूएसए में कौन कौन सा देश है जिससे मकर रेखा गुजरता है, तो ये हम पश्चिम से पूरब की ओर सरिया देते हैं। इसमें से है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील से दोनों रेखा गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम एक भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है कार्डमम, दक्षिण भारत का है, तो हाँ सही है। गिरनार पूर्वी भारत नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पश्चिम भारत होता तो ये सही हो जाता, ये गलत है। ये इसकी स्थिति गुजरात में है। ठीक है। और गुजरात की सबसे बड़ी चोटी क्या है, गुजरात की सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो ये गोरखनाथ है। अच्छा, महादेव पहाड़ी ये पूछेगा तो ये सतपुड़ा पर्वत का रेंज का है। मेकिर ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 में है, सिंधु नदी किस निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अच्छा, तो इसमें हो जाएगा सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, उसके बाद सतलज। तब मिला लेते हैं। सबसे पहले आएगा सिंधु है नहीं, तो झेलम ये 1 हो जाएगा। चिनाब तो ये 2 हो जाएगा। रावी 3 हो जाएगा। ब्यास नहीं है तो ये सतलज, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, ब्यास जो है यह बस थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से निकलता है और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ही ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न गलत का चयन करें। इसमें से गलत कथन का चयन करने के लिए बोला। तो विद्युत प्रतिरोध का नियम कुलॉम ने दिया था, नहीं, विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा।
अच्छा, ये पूछेगा कि विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये कूलॉम ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, सही है। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मार्च को पूछेगा तो ये इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये पूछेगा कि प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बताना है। तो प्लास्टिक दिवस पूछेगा तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मई को पूछेगा तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पूछेगा तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो बिहार पुलिस का ड्राइवर का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि इस बार पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रमुख नहरों और उनकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है, तो ये सही है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, तो ये भी सही है। पनामा नहर मिशिगन नहीं, प्रशांत महासागर तो सही है, पर मिशिगन नहीं, ये कैरेबियन सागर के बीच में। अच्छा, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए बोला। तो ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप, ये सही है। डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, और ताप्ती रहता तो वो भी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर नहीं है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा का है। अच्छा, स्वर्ण मंदिर पूछेगा तो ये क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 78 है, संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है, संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका मुख्यालय बीजिंग है, सही है, बीजिंग चाइना में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय काठमांडू, सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये बेल्जियम नहीं, ये जकार्ता में है, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ब्रुसेल्स बेल्जियम, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका शॉर्टकट नाम एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न ईस्टर्न एशियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुस्तकों एवं लेखकों के नाम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो गलत सुमेलित कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है मदर इंडिया मैक्सिमम गॉर्की, तो नहीं, मदर इंडिया मैक्सिमम गॉर्की नहीं होगा, ये कैथरीन मेयो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, सही है। वेल्थ एंड नेशन एडम स्मिथ, सही है। ए पैसेज टू गीता ES फोस्टर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये गलत कथन का चयन करने का। तो ऑप्शन नंबर 1 में प्रथम भारतीय महिला IPS किरण बेदी, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, अच्छा ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमारी बिछंदरी पाल नहीं, ये तो पर्वतारोही थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है, अगर भारतीय पूछेगा तो। और ये पूछ रहा है तो ये प्रथम महिला कौन थी, तो ये प्रीति सेन गुप्ता थी। अच्छा, अगर पूछेगा कि वर्ल्ड में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर कौन गया था, तो ये फ्रांसिस क्रिप गया था। अच्छा, अगर पूछेगा कि ये भारतीय जो थी दक्षिण ध्रुव पर
पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये रानी कौशल धर्म सक्टू थी। इसी के ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध संस्थान कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय अंटार्कटिक शोध संस्थान ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 से रिलेटेड अगर पूछेगा कि विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला कौन थी? तो ये कैरोलिन मिकल्सन थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से था? तो दादू दयाल का संबंध निपक संप्रदाय से था। अच्छा, श्री संप्रदाय से पूछेगा तो किसका था? रामानुजाचार्य का संबंध किससे था? तो श्री संप्रदाय से था। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर सही है। उम्मेद भवन बूंदी तो खुद एक किला है। बूंदी खुद एक किला ये राजस्थान में। और उम्मेद भवन का नहीं पता। ऑप्शन नंबर डी है शीश महल, ये आगरा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित्रम के लेखक डंडी है। अच्छा, बाणभट्ट का फेमस तो कादम्बरी बाणभट्ट का है। भृतहरि का फेमस कौन है? तो नीति शतक किसका है? तो भृतहरि का। श्रृंगार शतक किसका है? तो ये भृतहरि का है। क्वेश्चन नंबर 86 मैथ आ गया है। तो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प स्थापित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 का आंसर 87 का 1 हो जाएगा। 88 का बी हो जाएगा। 89 का सी हो जाएगा। 90 का 1 हो जाएगा। 91 का 3 हो जाएगा। 92 का 1 हो जाएगा। 93 का 4 हो जाएगा। 95 का 1 हो जाएगा। 94 का 95 का 3 हो जाएगा। 96 का, अच्छा 96 में है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 97 है, अतीब का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसमें अति जोड़ इब होगा। 98 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष का सर्वनाम है? अच्छा, पुरुष उत्तम पुरुष है कि जो खुद के लिए बोल रहा है, तो इसमें सबसे उत्तम हो जाएगा मैं। ऑप्शन नंबर 99 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक एंड द क्या होगा? तो इसमें से आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए गार्डन? तो गार्डन का पार्ट कौन नहीं है? तो ये वार्डरो को अलमीरा भी बोल सकते हैं या अलमारी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।